Hello students, this video is about domestic electric circuits means domestically जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस तरीके का होता है. This is the diagram of domestic electric circuit and the main feature of domestic electric circuit are: first feature is electric cables, or we can say that overhead wires. You all know that and you all see that what are electric cables and overhead wires, जिनके थ्रू हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसके थ्रू आती है? इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू और इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू. सो इलेक्ट्रिक पावर टू अ हाउस होल्ड इज सप्लाइड आइदर थ्रू ओवरहेड वायर्स और वी कैन से दैट थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स. एंड दीज केबल्स हैव सेपरेट इंसुलेशन. उन केबल्स पे जो बाहर की प्लास्टिक कवरिंग होती है, इंसुलेशन होता है, वो अलग अलग कलर का होता है. एंड देर आर 3 वायर्स. वन इज लाइव वायर, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल वायर एंड वन इज अर्थ वायर. लाइव वायर को हम फेज वायर और पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं. न्यूट्रल वायर को हम नेगेटिव वायर बोलते हैं, या हम कह सकते हैं लाइव वायर का जो टर्मिनल होता है दैट इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रल के लिए जो टर्मिनल हम कंसीडर करते हैं दैट इज नेगेटिव. एंड दिस वन इज अर्थ वायर. द लाइव वायर हैज यूजुअली रेड इंसुलेशन. आपको कैसे पहचान होगी कि ये वायर लाइव वायर है? सो लाइव वायर का जो इंसुलेशन होता है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में रेड कलर का इंसुलेशन होता है. न्यूट्रल वायर के ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है एंड अर्थ वायर हमारी ग्रीन कलर की होती है. बट एज पर द न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो लाइव वायर है हैज़ ब्राउन कलर्ड इंसुलेशन. जो न्यू इन्वेंशन हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लाइव वायर ब्राउन कलर की भी मिले सो देर इज़ नो ऑब्जेक्शन. whereas neutral and earth wire have blue and green color. और जबकि न्यूट्रल वायर किस कलर की मिल सकती है आपको? ब्लू कलर की, और अर्थ वायर का हमारा कलर वही रहेगा ग्रीन कलर. सो दिस इज द कलर ऑफ न्यू कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज 220 वोल्ट. एंड द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर आर कनेक्टेड टुगेदर. The neutral and the earth wire was connected together at the local substation, so the both wire are at zero potential. So हमारे घर में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है दैट इज़ वो ओवरहेड केबल्स या फिर अंडरग्राउंड वायर से होती है. हमारे पास 3 तरह की वायर होती हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है हमें यहाँ से पावर स्टेशन से दैट इज़ 220 वोल्ट. तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक केबल्स के बारे में. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ पोल फ्यूज. क्योंकि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आफ्टर द वायर कम फ्रॉम द पावर स्टेशन देर इज़ अ पोल फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज जिसको हम बोल रहे हैं. सो बिफोर द इलेक्ट्रिक लाइन एंटर्स द हाउस, इन वायर्स को हम अपने घर में एंटर कराएं उससे पहले हमें उसे एक फ्यूज से कनेक्ट करना होता है. सो द एजेंसी सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी प्लेसेस अ फ्यूज कॉल्ड कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज. मीन्स ये जो वायर से हमारे घर में करंट आ रहा है उससे पहले पावर स्टेशन वालों ने भी एक फ्यूज कनेक्ट किया है और उस फ्यूज को हम बोलते हैं पोल फ्यूज और कंपनी फ्यूज. फ्यूज एक सिंपल एक सेफ्टी डिवाइस है. इसका काम होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब किसी भी अप्लायंस उस फ्यूज के थ्रू पास आउट होता है तो उस फ्यूज के अंदर जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब आगे पास आउट होगा तो वो डिवाइस डैमेज होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं. क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आया, ये वायर यहाँ पे मेल्ट हो गई, करंट की आगे पासिंग ही नहीं होगी, करंट आगे पास नहीं करेगा, डिवाइस हमारा डैमेज नहीं होगा. लेकिन फ्यूज़ अगर हम किसी डिवाइस के आगे या फिर अपने इलेक्ट्रिक मीटर में नहीं लगाते हैं विच मीन्स दैट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर हमारे घर में आता है तो विदाउट यूजिंग फ्यूज़ वो उस डिवाइस तक पहुँचेगा एंड द डिवाइस में गेट डैमेज बाय कैरिंग द such a large amount of current. Next part is
इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से हम कनेक्ट करते हैं लाइव और न्यूट्रल वायर को, और इलेक्ट्रिसिटी मीटर को हम किलो वाट आवर मीटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रीडिंग आती है हमारी वो किलो वाट आवर में आती है। सो विच रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कि हमने हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हुआ है, उसकी जो रीडिंग है, कितनी कंजप्शन हुई है, उसकी सारी जो वैल्यू है, उसकी सारी कंजप्शन कहाँ हम नोट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। एंड द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थ इन द कंपाउंड ऑफ द हाउस, और इस इलेक्ट्रिसिटी मीटर को अपने हाउस के कंपाउंड में हम इसको क्या कर देते हैं, इसकी अर्थिंग। और वी कैन से दैट यहाँ पे भी हमने डिवाइस के थ्रू इसको क्या कर रखा है, अर्थ इसीलिए किया जाता है ताकि अर्थिंग इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक से इंसान बच जाता है। अगर किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का होना, सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। आफ्टर दैट मीटर देर इज अ मेन फ्यूज, द लाइव वायर कमिंग आउट फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल, और वी कैन से दैट इस इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बाद जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है हमारी, वो होम के अंदर जब उसकी सप्लाई होगी उससे पहले भी एक मेन फ्यूज लगाया जाता है। और वो मेन फ्यूज का भी काम यही होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को वो किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पास आउट होने से रोके, ताकि वो डिवाइस हमारा डैमेज ना हो। आफ्टर द मेन फ्यूज देयर इज अ मेन स्विच, दिस इज अ स्विच। इस स्विच का काम क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जा रही है, सप्लाई हो रही है डोमेस्टिकली, अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, पूरे होम की जो सप्लाई है करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो कट ऑफ हो जाएगी। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो पूरे होम की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन हो जाएगी। सो दिस इज़ अ स्विच, और वी कैन से दैट मेन स्विच, जो कि हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस थ्रू फ्यूज इन द बोर्ड। एंड हाउस के अंदर जो वायरिंग होती है जनरली वो पैरेलल अरेंजमेंट में होती है, नॉट इन सीरीज। हाउस के अंदर हम अप्लायंसेस को पैरेलली अरेंज करते हैं, नॉट इन सीरीज। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इन सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सो लेट we discuss about that, and this is a very important question. Why is series arrangement not used for domestic circuit? Because of following reason. First one is each appliance will not get the required potential difference from for it to operate properly. You know that जो series arrangement होता है, series arrangement के अंदर जो हमारा पोटेंशियल होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 एंड R3 के अक्रॉस V3, और करंट सीरीज के अंदर सेम आई फ्लो होता है। जबकि पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो ईच डिवाइसेस के अलोंग सेम होता है V, जबकि करंट वेरी करता है, दैट इज I1, I2 एंड I3। सो इफ़ हम घर के अंदर सीरीज अरेंजमेंट कर देंगे तो R1 रेजिस्टेंस या हमारे पास यहाँ पे कोई और अप्लायंस है उसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल है, तो दूसरे डिवाइसेस के अक्रॉस V2। सो ईच अप्लायंस विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया, डिवाइड। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल के डिवाइड होने की वजह से सीरीज अरेंजमेंट में हर एक अप्लायंस को रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता, इसीलिए हम सीरीज अरेंजमेंट को डोमेस्टिकली यूज़ नहीं करते। सेकेंड रीज़न इज़ इफ़ वन ऑफ द अप्लायंस इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। मानो सीरीज अरेंजमेंट है, इसमें से अगर एक डिवाइस ये ख़राब हो गया और सीरीज अरेंजमेंट में करंट आई ही पूरे सर्किट के थ्रू पास आउट होता है, तो इस डिवाइस के ख़राब होने की वजह से बाकी के दोनों डिवाइसेस भी वर्क करना स्टॉप कर देंगे, वो भी ख़राब हो जाएंगे। थर्ड रीज़न इज ऑल द अप्लायंस विल वर्क साइमल्टेनियसली। मीन्स अगर आपके पास सीरीज अरेंजमेंट है, आपको सिर्फ ये डिवाइस यूज़ करना है, बाकी के दोनों को यूज़ नहीं करना। लेकिन सीरीज अरेंजमेंट में एक ही स्विच है, करंट पूरे सर्किट में आई पास हो रहा है,
तो अगर आप इस डिवाइस को ऑन करोगे तो बाकी के साथ भी चलेंगे, जबकि पैरेलल अरेंजमेंट में आप इस डिवाइस को यूज़ करना है तो बाकी के स्टॉप कर सकते हो। इस केस में ऐसा नहीं होगा। सो ऑल द अप्लायंसेस विल वर्क साइमल्टेनियसली, इकट्ठे चलते हैं, वेदर हम चाहें उनको वर्क कराना चाहे नहीं, जिससे कि पावर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। Fourth reason is if we switch off any of the appliance, the circuit is broken. All the appliance will stop working. और अगर हम किसी एक को स्टॉप करवाना चाहते हैं वर्किंग, तो सारे ही वर्क करना स्टॉप कर देंगे. So there are 4 reasons due to which we always prefer parallel arrangement in domestic circuit. Next phenomena is short circuiting. So short circuiting occurs when live wire, जिसका टर्मिनल क्या होता है पॉजिटिव, एंड न्यूट्रल वायर जिसका टर्मिनल है नेगेटिव, बोथ द वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएं विद द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आएंगी मतलब उनका इंसुलेशन नहीं होगा, और जिससे क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक स्पार्क जनरेट होगी. स्पार्क जनरेट होने से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो स्पार्क है, शॉर्ट सर्किटिंग होगी. और शॉर्ट सर्किटिंग होती क्यों है? क्योंकि पावर लाइंस में इंसुलेशन के डैमेज होने की वजह से ही न्यूट्रल वायर और लाइव वायर हमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है. और सेकेंड रीज़न इज अ फॉल्ट इज इन अ इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्यू टू विच करंट डू नॉट पास थ्रू इट. किसी भी एक अप्लायंस में फॉल्ट होने के कारण भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है. Now electric fuse. So students, electric fuse is a safety device which is used in series to limit the current, जो कि always series में connect होता है और always live wire में ये connect होता है. और इसका काम क्या होता है कि करंट के अमाउंट को लिमिट करना. मीन्स आपके पास पावर स्टेशन से 300 एम्पियर करंट आया और आपको चाहिए सिर्फ किसी एक डिवाइस के लिए 200 एम्पियर करंट. तो अगर हम यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं तो फ्यूज़ का काम क्या होगा, उस अमाउंट ऑफ करंट को लिमिट करना, कि जितना इस डिवाइस को ज़रूरत है करंट उतना ही उसको पावर आगे वो पास कराएगा. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो इस फ्यूज़ की जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, जिससे कि करंट का फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये डिवाइस डैमेज नहीं होगा. सो a fuse is a safety device. It limits the current in an electric circuit and it melts easily due to overheating with excessive current. और easily इसकी वायर मेल्ट हो जाती है. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है. एंड फ्यूज़ इज़ अ वायर with of a material with very low point. It is made of wire of an alloy. जनरली फ्यूज़ वायर को एक अलॉय से बनाया जाता है, और वो अलॉय किसका होता है, लेड का और टिन का, जिसके अंदर लेड हम 75% यूज़ करते हैं एंड टिन 25% यूज़ करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ अ फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर. इसको हम हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, कभी भी हम इसको न्यूट्रल वायर में सीरीज़ में करंट कनेक्ट नहीं करेंगे किसी भी सर्कमस्टांसिस में. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ अ फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगिनिंग. सर्किट के हमेशा स्टार्टिंग में इसको लगाया जाता है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ द थिकर द फ्यूज़ वायर द ग्रेटर इज़ द करंट कैपेसिटी. जितनी मोटी फ्यूज़ वायर होगी उसकी करंट कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा अपने में से करंट को पास आउट होने देगी. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अ फ्यूज़ इज़ यूज्ड मस्ट बी करंट capacity less than the maximum current when a circuit or appliance was can withstand. Means a fuse wire, जितनी हम किसी एक डिवाइस को करंट प्रोवाइड करना चाहते हैं उस डिवाइस के अकॉर्डिंग हम फ्यूज़ वायर की कैपेसिटी, उस डिवाइस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम फ्यूज़ को अप्लाई करते हैं ताकि वो कितने करंट को पास आउट होने दे उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. Now next phenomena is earthing. So students, earthing is a process of transferring the immediate charge of the electrical energy directly to the earth. Earthing एक ऐसा process है जिसमें हम चार्ज को अर्थ में इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम डायरेक्टली अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर. लो रेजिस्टेंस वायर की हेल्प से, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम अर्थिंग.
और इसका काम क्या होता है कि ये किसी भी पर्सन को सिवियर अटैक से या सिवियर प्रॉब्लम से या शॉक से बचाता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम के थ्रू देखिए, जैसे कि हमारे पास ये वन फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? करंट देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रिसिटी आई हमारे पास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, और जब किसी पर्सन ने उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच किया, टच करने पे वो करंट उसमें से पास आउट हो गया। पास आउट होने की वजह से उसको क्या हो गया? एक शॉक फील हुआ। इलेक्ट्रिक करंट ह्यूमन बॉडी में पास आउट हुआ, उसको शॉक लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक मीटर का या उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की हमने अर्थिंग नहीं करी है, तब उस पर्सन को सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ है, सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। लेकिन अगर हम इसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की अर्थिंग कर देते तो ये चार्ज जो कि पर्सन की बॉडी में से फ्लो हुआ है वो डायरेक्टली कहाँ फ्लो हो जाता? ट्रांसफर हो जाता अर्थ में, और वो पर्सन एक सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाता। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जब इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में पास आउट हुई और उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की हमने जब अर्थिंग करी, तो इलेक्ट्रिक करंट उस पर्सन में पास आउट ना होके वो सारा करंट कहाँ हो गया? कहाँ ट्रांसफर हो गया? अर्थ में, जिससे कि वो पर्सन इलेक्ट्रिक शॉक से बच गया। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो इलेक्ट्रिक शॉक से जिनकी डेथ हो जाती है वो इसी वजह से, क्योंकि मे बी वहाँ पे अर्थिंग ना हो, और अगर डिवाइस की अर्थिंग होती है तो जिससे कि पर्सन की जान बच जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच जाता है। एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन में अगर हम मैग्नेटिज्म का रोल देखें तो मैग्नेट्स का यूज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो आपने सुना होगा, एमआरआई के अंदर होता है। और एमआरआई जनरली ब्रेन की जाती है टू डायग्नोज एबनॉर्मल ह्यूमन टिश्यूज एंड distinguish diseases. This is our familiar magnetic resonance imaging technique. For example, जब किसी पर्सन को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है या ब्रेन कैंसर होता है तो उस ट्यूमर की लोकेशन, वो ट्यूमर कहाँ पे है, किस टाइप का है, उसका साइज, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसकी पूरी रिपोर्ट जो हमें मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? एमआरआई के थ्रू। मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमें उसकी पोजीशन, उसका साइज, उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज देयर इज सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिनके पास एबिलिटी होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को देख to see and travel from one place to another. For example, some type of fish are able to detect magnetic field by using स्पेशल रिसेप्टर। तो मेडिसिन में अगर हम देखें मैग्नेटिज्म का रोल तो एमआरआई में है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें मैग्नेटिज्म में, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिज्म को डिटेक्ट कर लेते हैं बाय देयर स्पेशल cells, or we can say that special receptors. So there are two roles of magnetism in medicine and organism.